तारीख के इस नाजुक मोड़ पर एक ऐसा लम्हा आ पहुंचा था जब तातारी तूफान और मुसलमानों की आखिरी मज़ाहिमत आमने सामने आने वाली थी। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह मुसलसल ताक़ुब और बेशुमार जंगों के बाद दरियाए सिंध की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ चंगेज़ खान अपनी बेपनाह अफ़वाज के साथ उन्हें हर कीमत पर रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था। इधर चंगेज़ खान एक वसी व अरीज़ खित्ते पर फैली हुई बेशुमार अफ़वाज के साथ ज़लज़ले की मानिंद आगे बढ़ रहा था। उसके सामने सबसे अहम मकसद ये था कि सुल्तान से बगावत करने वाले उमरा दोबारा उनकी मदद के लिए न पहुंच सकें। इसीलिए उसने अपनी अफ़वाज को इस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने का हुक्म दिया कि सुल्तान जलालुद्दीन को किसी भी सिमत से कोई कमक न मिल सके। सुल्तान से अलहदा होने वाले उमरा अपनी अपनी अफ़वाज के साथ मुख्तलिफ इलाकों की तरफ निकल चुके थे। तातारी लश्कर ने पेशकदमी करते हुए इन तमाम रास्तों को घेर लिया और यूं सुल्तान और उन बागी उमरा के दरमियान हर मुमकिन राब्ता मुनक़ता कर दिया। आखिरकार जब चंगेज़ खान गजनी पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि इस्लामी लश्कर 5 रोज़ पहले ही वहां से कूच कर चुका था। चंगेज़ खान अपने रास्ते की इस सबसे बड़ी रुकावट को हर कीमत पर कुचल देने का अज़्म किए हुए था। सुल्तान जलालुद्दीन उसके नज़दीक एक ऐसी चट्टान थे जिसे तोड़े बगैर उसकी फतह मुकम्मल नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसने ज़रा सी भी ताख़ीर किए बगैर सुल्तान के ताक़ुब का फ़ैसला कर लिया। अगरचे सुल्तान जलालुद्दीन अपने लश्कर के साथ काफ़ी आगे निकल चुके थे, मगर चंगेज़ खान अपने इस देरीना दुश्मन को किसी सूरत हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। उसने नामुमकिन को मुमकिन बनाने का इरादा किया और अपने लश्कर को हुक्म दिया कि दिन रात बगैर रुके पूरी रफ्तार से पेशकदमी जारी रखी जाए। फौजियों को खाना पकाने के लिए भी घोड़ों से उतरने की इजाज़त नहीं थी। लश्कर एक दिन में कई मंजिलें तय कर रहा था। गुज़िश्ता तमाम लड़ाइयों के मुकाबले में इस वक्त चंगेज़ खान की अफ़वाज की तादाद कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। अतराफ़ व जवानिब से आने वाले तकरीबन तमाम तातारी लश्कर इसमें शामिल हो चुके थे, मगर इस वसी तादाद के बावजूद चंगेज़ी अफ़वाज की पेशकदमी की रफ्तार हैरान कुन हद तक तेज़ थी। ये ताक़ुब तारीख़ के तवील तरीन और थका देने वाले ताक़ुबों में से एक बन चुका था। एक तरफ सुल्तान जलालुद्दीन के शहसवार अपने घोड़े सरपट दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ चंगेज़ खान के घुड़सवार बिजली और बारिश की तरह उनके ताक़ुब में मुसलसल करीब आते जा रहे थे। हर गुजरते लम्हे के साथ दोनों के दरमियान फासला कम होता जा रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन ने पेशावर के रास्ते से बचते हुए दरियाए सिंध का रुख किया। अब उनके लिए दरिया अबूर करना निहायत ज़रूरी हो चुका था ताकि वो सल्तनत हिंद के मुसलमान फरमारवा शमसुद्दीन अल्तमश से मदद हासिल कर सकें। अगर दोनों की अफ़वाज मुत्तहिद हो जाती तो शायद तातारी सैलाब का रास्ता रोका जा सकता था, मगर चंगेज़ खान ने सुल्तान के इस इरादे को भांप लिया। उसने फ़ौरन अपने हर अव्वल दस्तों को हुक्म दिया कि वो तेज़ी से आगे बढ़कर हर कीमत पर सुल्तान जलालुद्दीन को दरियाए सिंध अबूर करने से रोक दें और बाकी तातारी लश्कर के पहुंचने तक उन्हें किसी न किसी तरह मसरूफ़े जंग रखें। ये हर अव्वल दस्ते बर्क रफ्तारी से अपने मरकज़ी लश्कर से बहुत आगे निकल गए। सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब करते करते वो जर्दीन के मकाम तक जा पहुँचे। जब मुखबिरों ने सुल्तान को इस ताज़ा पेशरफ्त की इत्तला दी तो उन्होंने फैसला किया कि दरियाए सिंध तक पहुंचने से पहले दुश्मन के इन पेशरो दस्तों को तबाह करना ज़रूरी है। इसी रात सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने जानिशार मुजाहिदीन के साथ अचानक उनके पड़ाव पर हमला कर दिया। तातारी उस वक्त मुकम्मल बेफिक्री के आलम में थे। उन्हें यकीन था कि वो एक मफरूर फ़ौज का ताक़ुब कर रहे हैं जो जल्द ही उनके सामने बेबस हो जाएगी, मगर अचानक होने वाले इस हमले ने उन्हें बौखला कर रख दिया। इर्द गिर्द की पहाड़ियों से मुसलमानों ने तीरंदाजी की ऐसी बौछार की कि तातारी दस्ते सख्त घबराहट में मुब्तला हो गए। इसी लम्हे सुल्तान ने अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों में मुजाहिदीन ने तातारी सुफूफ को तहस नहस कर दिया। दुश्मन के दस्ते छोटे छोटे गुरोहों में बिखर गए और चंद जोरदार हमलों के बाद मैदान मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। दुश्मन के बेशतर सिपाही वहीं मारे गए और सिर्फ एक कलील तादाद ही जान बचाकर फरार हो सकी, मगर सुल्तान जलालुद्दीन ने उन मफरूर सिपाहियों का ताक़ुब करने की गलती न की। वो फ़ौरन अपनी फ़ौज को लेकर नशेबी वादियों की तरफ बढ़ गए ताकि आगे आने वाले ख़तरात के लिए खुद को तैयार कर सकें। जब दुश्मन के हरावल दस्तों की तबाही की खबर चंगेज़ खान तक पहुंची तो वो एक बार फिर शदीद गुस्से से तिलमिला उठा, मगर उसके बावजूद उसने ताक़ुब का सिलसिला ज़रा भी कम न होने दिया और पूरी क़ुव्वत के साथ सुल्तान के पीछे बढ़ता चला गया।
मुसलमान पहाड़ों की पेचीदा घाटियों से उतरते हुए आखिरकार दरियाए सिंध के करीब जा पहुंचे। अगर वो दरिया अबूर कर लेते तो चंगेज़ खान के फौरी हमले से बड़ी हद तक महफूज हो सकते थे, मगर इस मकाम पर दरिया निहायत गहरा था और उसका बहाव इंतहाई तेज था। कश्तियों के बड़े उसकी मौजों को अबूर करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता था। सुल्तान जलालुद्दीन ने फौरन साहिली देहातों की तरफ आदमी रवाना किए ताकि किसी तरह कश्तियां तलाश की जा सकें। इसी दौरान मुखबरों ने आकर इत्तला दी कि तातारी लश्कर तेजी से करीब आ रहा है। सुल्तान ने वक्त हासिल करने के लिए ये ज़रूरी समझा कि दुश्मन को दरिया से कुछ फासले पर ही उलझाया रखा जाए। चुनांचा उन्होंने अपने हरावल दस्ते को अपने बेहतरीन सालार और खान की क़यादत में रवाना किया ताकि वो चंगेज़ खान के पेशरो दस्तों को मसरूफ़ रख सके, लेकिन और खान इस मुहिम में कामयाब ना हो सका। तातारियों के हरावल दस्तों से मुकाबले में उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा और वो पसपा होकर वापस लौट आया। इधर कश्तियों की तलाश में जाने वाले कारिंदे भी तवील कोशिशों के बाद इस इलाके से सिर्फ एक ही कश्ती हासिल कर सके। इस दौरान तातारी लश्कर का पेशरो दस्ता सिर्फ आधे दिन की मुसाफत पर आ चुका था। इस एक कश्ती के जरिए हजारों मुसलमानों को दरिया के पार पहुंचाना नामुमकिन था। सुल्तान का हरम भी उनके साथ था, जिसमें उनकी वालिदा, बीवियां, बच्चे और ख़ानदान की दीगर औरतें शामिल थीं। उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाना लाजमी था। सुल्तान ने कोशिश की कि पहले उन्हें कश्ती के जरिए दरिया पार करा दिया जाए, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कश्ती गालिबन बोसीदा थी और इतने अफराद का वजन बर्दाश्त न कर सकी। उसके तख्ते टूट गए और वो नाकारा हो गई। यूं दरिया पार करने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अगर सुल्तान जलालुद्दीन के दिल में ज़रा सी भी आफियत पसंदी होती तो इस मौके पर जब मौत सामने खड़ी थी वो अपने अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ का बहाना बनाकर खुद को इस मैदान से अलग कर सकते थे, मगर उन्होंने अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान को कभी एक आम सिपाही से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उनकी गैरत गवारा न कर सकी कि वो उन मुजाहिदीन को तन्हा छोड़ दें जो इस कड़े वक्त में भी उनके साथ खड़े थे। सुल्तान ने फैसला कर लिया कि उनका और उनके खानदान का जीना मरना इन्हीं सरफरोशों के साथ होगा। अब मुकाबले के सिवा कोई बाइज्जत रास्ता बाकी नहीं बचा था। चंगेज़ खान से बराह रास्त टक्कर का लम्हा करीब आ चुका था। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी मुख्तसर फौज के साथ दरियाए किनारे ऐसी जगह सफ बंदी का इरादा किया जहां अकब और पहलू किसी हद तक महफूज रहें और दुश्मन का डट कर मुकाबला किया जा सके। उधर चंगेज़ खान अपनी अफवाज को नीम दायरे की शक्ल में तरतीब देकर तेजी से पेशकदमी कर रहा था। मुसलमानों के लिए पीछे हटने के तमाम रास्ते तकरीबन बंद हो चुके थे। बिलाखिर एक रात चंगेज़ी अफवाज ने सुल्तान जलालुद्दीन की फौज को एक ऐसे मकाम पर आ घेरा जहां एक जानिब दरियाए सिंध की मौजें जोश मार रही थीं और दूसरी तरफ बुलंद व बंजर पहाड़ दीवार की तरह खड़े थे। ये मुकाम दरियाए सिंध का मशहूर साहिल नीलाब था और यही वो जगह थी जहां तारीख का एक फैसला कुन और क़यामत खेज मार्का बर्पा होने वाला था। दरियाए सिंध के इस मुकाम पर दरिया और पहाड़ी सिलसिले के दरमियान तकरीबन 5 मील चौड़ा और 12 मील लंबा एक सरसब्ज मैदान फैला हुआ था। पहाड़ी सिलसिला शुमाल मशरिक से जनूब मगरब की तरफ दरिया के मुतवाज़ी चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इस मैदान को तंग करता जाता था और आखिरकार इस तरह दरिया से जा मिलता था कि दोनों किनारे बुलंद चट्टानी दीवारों में घिर जाते थे। यूं वादी के दो अतराफ बुलंद पहाड़ और एक जानिब दरियाए सिंध की मौजें उसे एक कुदरती फसील बंद मैदान की शक्ल दे रही थीं। इस वादी में दाखिल होने का खुला रास्ता सिर्फ शुमाल मशरिक की जानिब था, जहां दरियाए सिंध और दरियाए काबुल का संगम वाक़ था। जब सुल्तान जलालुद्दीन अपनी अफवाज के साथ इस मुकाम पर पहुंचे तो वादी के महल्ले वकू को देखते ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि तातारियों के इस तूफ़ानी सैलाब का मुकाबला करने के लिए उस वक्त उससे बेहतर मैदान कोई और नहीं हो सकता। चुनाचे वो दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के संगम के करीब निचली ज़मीन से इस वादी में दाखिल हुए और इसके आखिरी सिरे तक पहुंच गए, जहां बुलंद चट्टानें वादी का दामन समेटते हुए दरिया से आ मिलती थीं। इसी मुकाम पर सुल्तान ने पड़ाव डालने का हुक्म दिया। यहाँ सुल्तान की अफवाज के अक़ब में मीठे और ठंडे पानी की एक नदी बह रही थी जिसे सगई नदी कहा जाता था। ये नदी सगई गांवों से गुजरते हुए घोड़ा तरफ के मुकाम पर दरियाए सिंध में जा गिरती थी। सुल्तान के सिपाहियों ने आने वाली फैसला कुन जंग की तैयारी की और रात भर आराम किया, क्योंकि सब जानते थे कि अगला दिन तारीख का एक फैसला कुन बाब बनने वाला है।
जब अंधेरा छटा और सुबह सादिक की मध्यम रोशनी फैलने लगी तो सुल्तान जलालुद्दीन ने देखा कि तातारी अफवाज टिड्डी दल की तरह दूसरी सिमत से वादी में दाखिल हो चुकी हैं। अब सूरत हाल ये थी कि सुल्तान की फौज के अक़ब में दरियाए सिंध की तेज़ मौजें थीं, अतराफ में बुलंद व संगलाख पहाड़ और सामने चंगेज़ खां की बेशुमार अफवाज। वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। ये वो लम्हा था जब तारीख़ एक ऐसे मार्के की दहलीज पर खड़ी थी जहां एक तरफ दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत थी और दूसरी तरफ ईमान, जुर्रत और आज़ादी की आखिरी उम्मीद। और यूं साहिल सिंध के इस मैदान नीलाब में वो क़यामत ख़ेज़ मार्का बर्पा होने वाला था जिसे तारीख़ आज भी सुल्तान जलालुद्दीन की बेमिसाल बहादुरी के नाम से याद करती है। मगर अभी असल मार्का बाकी था, वो मार्का जो सुल्तान जलालुद्दीन की जुर्रत, गैरत और बेमिसाल बहादुरी को हमेशा के लिए तारीख़ में अमर कर देने वाला था। साहिल सिंध के इस मैदान में अगले लम्हों में क्या हुआ, यही वो दास्तान है जो तारीख़ के सफ़हात पर हमेशा के लिए नक्श हो गई।